खान साहब क्या आवाम दोस्त बजट होगा आज? सब खुश हो गया। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस में अलाउंस 14,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 17,500 किया जा रहा है। ग्रेड 1 से 5 तक मुलाजमीन की इंटीग्रेटेड अलाउंस को 450 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये किया जा रहा है। कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना की जा रही है। जनाब स्पीकर, हमने ऐसा बजट पेश किया है जो उम्मीद अफजा है। इंशाअल्लाह ये बजट मुस्तहकम मुआशी कारकर्दगी की नवीद साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। आज हमारा एक्सपर्ट्स खुसूसी शो है। बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना तीसरा बजट ये पेश किया और इसी हवाले से आज का ये खुसूसी शो। आपको बताएं कि बजट का कुल हजम 8,487 अरब रुपए है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में बजट पेश किया है। गवर्नमेंट को दरपेश चैलेंजेस से उन्होंने आगाह किया, मुआशी कामयाबियों से मुतल्लिक बताया और बजट में रखे गए गवर्नमेंट के अहदाफ और तजावीज़ आवाम के सामने उन्होंने रखी हैं। वज़ीर ख़जाना ने बताया है कि तरक्याती बजट 630 अरब से बढ़ाकर 900 अरब कर दिया गया है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। कम से कम उजरत 20,000 रुपये की जा रही है। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 12.5% कर दी गई है। शौकत तरीन ने मुकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान करते हुए बताया कि मुल्क में छोटी गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। उन्होंने आइंदा साल हर घराने को सेहत कार्ड देने, निचले तबके के हर घराने के फ़र्द को तकनीकी तरबियत फराहम करने का भी ऐलान किया है और ये भी बताया कि हर शहरी घराने को 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा और कम आमदनी वाले अफराद को घरों की तामीर के लिए 3 लाख रुपए सब्सिडी देंगे। वज़ीर ख़जाना ने हर काश्तकार घराने को भी 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज देने का वादा किया है, जबकि गंदम, चावल और कपास की पैदावार के लिए 2 अरब रुपए रखे हैं। उन्होंने ये भी साथ दावा किया कि मुल्की तारीख में पहली बार सनत से लेकर ज़राअत तक और ख़िदमात से लेकर समाजी शोबे तक मौसर इक़दामात उठाए गए हैं। बजट तकरीर के दौरान हस्बे रिवायत अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया, गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। इजलास के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुश्तरका मीडिया टॉक की और बजट को उन्होंने मुस्तरद करते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मज़ीद इजाफे का मुतालबा किया है और मुआशी अदाद शुमार में जालसाजी को बेनकाब करने का ऐलान कर दिया है। इसी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज जो एक्सपर्ट्स का पैनल है मैं उसका तारुफ करा देती हूँ। आमिर इलियास राना साहब हैं हमारे साथ, मोहम्मद इलियास साहब हैं। आज हमें इस खुसूसी शो में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब, साबिक सदर FPCCI मियाँ अंजुम निसार साहब हमारे साथ हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। खुर्रम शहजाद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो जाहिर है आपकी डोमेन है, आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अब ये बजट पेश कर दिया PTI ने, आपके ख्याल में अगर आसान लफ्जों में हम समझना चाहें तो अवाम को कितना रिलीफ दिया गया है? जी, आपने मुझसे सवाल किया है? जी, खुर्रम शहजाद साहब। अच्छा जी, आप प्लीज अगर सवाल दोहरा दें क्योंकि आपके डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है। मैं सवाल ओके, अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी, आप सवाल दोहरा दें प्लीज। जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जाहिर है ये आपकी डोमेन है, आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि बहुत ही आसान अल्फाज में बताइए कि ये जो बजट पेश किया गया है इसको हम अवाम दोस्त बजट कह सकते हैं और गरीब अवाम को कितना रिलीफ दिया गया है? देखिए, जहाँ तक रिलीफ का ताल्लुक है तो इसको हम कह सकते हैं कि टैक्स लाइट बजट है और जो है बिजनेस फ्रेंडली बजट है रिलेटिवली। और अगर आप पिछले 2-3 बजट्स देखें इस गवर्नमेंट के भी और कुछ पिछले के बजट देखें तो टैक्सेस का बर्डन कम करने की जो है वो बात की गई है। इंडिविजुअल फ्रेंडली थोड़ा सा बजट है और इसमें जो है PSDP का पोर्शन ज़्यादा रखा गया है और ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो टैक्स में जो प्रिडेटरी टैक्सेस हैं जैसे टर्नओवर टैक्स है, कुछ विथहोल्डिंग टैक्सेस में जो है वो काफ़ी कमी गई है। 12 विथहोल्डिंग टैक्सेस में जो है वो कम करने की बात की गई है 40%। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है क्योंकि ये मुझे लगता है करेक्टिव बजट है। इसमें शॉर्टफॉल तो होगा टैक्सेस का,
बट अच्छी बात यह है कि अगर हमारे यहाँ महंगाई है और कम ग्रोथ है तो उससे बेहतर ये होगा कि हम महंगाई के साथ ज़्यादा ग्रो करें ताकि वो महंगाई पे आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग्स के थ्रू काबू पा सकें। तो मेरे ख्याल में अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छा बजट है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं सरकारी को बोल दो अभी डिटेल्स आ रही है तो हमें दिखनी है डिटेल्स। बहुत इंटरनेट की बात की, इंटरनेट पे टैक्स लगा है तो जो कि अच्छा काम नहीं। इंटरनेट वगैरह टैक्स लगा देंगे, आजकल वर्चुअल इकोनॉमी का आपको पता है ज़माना है, लोग जो है अभी भी इंटरैक्ट कर रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। तो इंटरनेट तो बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है, इस पे टैक्स करना, फिर ई कॉमर्स पे टैक्स लगाने की बात की जा रही है, वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। फिर आपके यहाँ जो है वो फ्रीलांसर्स पे टैक्स लगाने की बात की गई है, वो ठीक नहीं होगा। और हमें जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ग्रो कर रहे होते हैं सेक्टर्स, उनको रादर सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो मैक्सिमम अपनी जो है वो पोटेंशियल पे पहुंच सके। और हम दुनिया के साथ कम्पीट कर रहे हैं। आपकी आईटी की एक्सपोर्ट इस वक्त डबल हो चुकी है, लास्ट ईयर के मुकाबले में $2 बिलियन जो है टच कर रही है। आईटी सेक्टर की बात की जा रही है, उस पर भी कंफ्यूजन है कि क्या आईटी सेक्टर को पूरे को जीरो रेट कर दिया गया, सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी को किया गया। तो होपफुली आईटी के पूरे सेक्टर जीरो रेट किया गया। तो मेरे ख्याल में डिजिटल इकोनॉमी, वर्चुअल इकोनॉमी, इस तरफ टैक्सेस नहीं लगाने की ज़रूरत। और IMF के साथ अब देखना ये होगा कि ये जो टैक्सेस यहाँ से कम होंगे, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो है 6.3% GDP जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है और 5800 अरब से ज़्यादा के टैक्सेस लगाने की बात की जा रही है। अभी आप लास्ट ईयर के टैक्सेस देखें तो 95% रफली जो है वो अचीव होने की तवक्को है। ऑफ कोर्स कोविड के सीजन से हम गुजर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 15% 14% की ग्रोथ भी अगर आप लगा लें, यानी कि GDP की ग्रोथ और इन्फ्लेशन, तो आपके यहाँ 15% का हो सकता है टैक्सेस में, जो कि आपको 5500 अरब तक लेके जा सकता है। 300-400 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है वो एटलीस्ट डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू जो है वो अचीव ना किया जाए और ग्रोथ को बढ़ा के, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के अचीव किया जाए। लेकिन मैं ये देखूंगा कि जो रिस्क्स हैं वो क्या हैं। वो बेसिकली आपका एक्सटर्नल अकाउंट है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इन्फ्लेशन का रिस्क होगा। बाकी मेरे ख्याल में अच्छे जो है मेजर्स दिए गए टैक्सेस को कम करके। सही जी, यानी जो टैक्स का एक डिपार्टमेंट है, अभी अगर पिछला वो देखा जाए तो टैक्स कलेक्शन में भी बड़ी कामयाबी हुई है। सलमान शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह खुर्रम शहजाद साहब भी कह रहे हैं कि अगर जैसे कि डिजिटली अगर ये जो टैक्सेस इंटरनेट वगैरह पर लगाए गए हैं, मोबाइल फ़ोन की कॉल्स पर लगाए गए हैं, अगर हम इसको निकाल दें तो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा बजट कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बजट में गरीब तबके को क्या एक बड़ा रिलीफ मिलेगा? और क्योंकि पहले भी बात की जा रही थी कि कुव्वत खरीद बढ़ गई है, लेकिन जाहिर है अगर आप ग्रास रूट लेवल पर देखते हैं तो महंगाई तो कम नहीं हुई है। जो आम आदमी की अशिया खुरोनोश की कीमतें हैं वो तो उसको उतनी पे करनी पड़ी हैं, बल्कि बढ़ गई हैं। जी, आई थिंक ये बजट बड़ा यूनिक बजट है इस साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स बजट्स, और बड़े अरसे से इस किस्म का बजट मैंने नहीं देखा। इसके 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो ये है कि अवाम दोस्त, आपने पूछा है कि ये अवाम दोस्त है या नहीं। आई थिंक ये पहला बजट है जो अवाम दोस्त है, इन द सेंस कि पहली दफ़ा अवाम की इकॉनमी के ऊपर फोकस किया जा रहा है और लो इनकम ग्रुप्स और पॉवर्टी लाइन के नीचे जो आबादी है उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स जो हैं, एहसास को एक्सपेंड किया जा रहा है। आपको SME फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उसको मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग का एक निज़ाम बन रहा है जिसके तहत गरीब अपना घर भी खरीदने का ख्वाब कम से कम देख सकता है। तो आई थिंक एक तो फोकस वो अवाम के ऊपर है और उसको कोशिश की जा रही है कि उसको जो कोरोना के इम्पैक्ट्स हैं, उसकी गुर्बत के, अनएम्प्लॉयमेंट के, उसको भी एड्रेस किया जाए और साथ उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए फॉर द फ्यूचर। दूसरा आई थिंक कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट भी है क्योंकि इसमें इन्होंने फोकस किया है ऑन गेटिंग मोर इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री। आप कैपिटल मार्केट्स की भी इनमें खासी बनाई जा रही हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स को रिड्यूस किया जा रहा है और भी इमारत वहाँ पे दी जा रही हैं। द मेन एम है इसके कैपिटल मार्केट्स को ग्रो किया जाए और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जाए और FDI जो है वो भी लिंक्ड होता है आपकी कैपिटल मार्केट से इन वे, तो उसको भी बढ़ावा दिया जाए। एंड JP मॉर्गन की जो रिपोर्ट है उसको भी एक एट अ वेरी सही टाइम पे आई है और उसको भी इसमें इंटेग्रेट इस तरह से किया जाता है पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इवन फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर भी हो सकती है। फिर इसके लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए भी खासी
मराहत हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि इनकी जो बिजनेसेस को स्टेट बैंक ने खासा सपोर्ट किया है। टर्फ प्रोग्राम के ज़रिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को इंकरेजमेंट दी जा रही है। इनके रॉ मटेरियल्स के ड्यूटीज़ को स्लैश किया जा रहा है, सेल्स टैक्स को कुछ रैशनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक पाकिस्तान ने ज़रा देर कर दी यहाँ पहुँचते पहुँचते। बहुत बड़ा मुल्क है ये, 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और इस वक्त मेरा ख्याल यंगेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स। तो पाकिस्तान हैज़ टू बिकम a factory of the world. Pakistan has to become a service hub of the world, and Pakistan has to be a connectivity center in our region. तो ये तमाम चीज़ जो हैं ये पॉजिटिवली अब नज़र आ रही हैं और ये बजट उसको एड्रेस कर रहा है। एक किस्म का मैसेज भी जा रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं they are going to be driving the economy. That's why FBR की रिफॉर्म्स के ऊपर आप देखें कि ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट इन द रियल वर्ल्ड जो होती है कि उसमें FBR की हैरेसमेंट नहीं होगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, कंप्यूटराइज्ड ऑडिट सिलेक्शन होगी, आउटसोर्स किया जाएगा। सो आई थिंक दिस इज रियली ट्राइंग टू गेट द बिजनेस कॉन्फिडेंस गोइंग और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इसके साथ साथ आई थिंक फॉलो अप जो बाकी चीज़ें इसमें इंटीग्रेट हो रही हैं, वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जो 10-12 सेक्टर्स की बात की जा रही है उसमें बहुत सी रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि नॉट ओनली वांट the cost of doing business to come down, you want the ease of doing business to also be enhanced. तो deregulation भी है उसमें, privatization भी है. So I think overhaul of the economy is in order, and this budget is signaling all of that. And in a way, this is a turnaround budget. And I must say it is being received very well by the entrepreneurs, by the investors, and आम आदमी को भी बहुत hope है. I think Prime Minister Imran Khan has given hope to the people of Pakistan, and I'm sure he is not going to let them down. So वो उनको जो करेंगे हम pro poor policies वो भी intensely follow होंगी, प्रो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होंगी, और कैपेसिटी इश्यूज जो हैं वो अभी तक हैं वो हमने ठीक करने हैं। ये एनर्जी सेक्टर है। यही सवाल मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ सलमान शाह साहब, मियाँ अंजुम निसार की तरफ लेकर जाऊंगी। जाहिर है जब हम बहुत बड़े रिलीफ की बात करते हैं और तमाम सेक्टर्स में, जिस तरह सलमान शाह साहब कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट हैं और बड़ा होपफुल होना चाहिए, बहुत से सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ है और अगर इसको वैसे अमल किया जाता है तो जाहिर है इसका फ़ायदा आवाम तक भी ज़रूर पहुँचेगा। अंजुम निसार साहब, कैपेसिटी का बड़ा इशू है ओवरऑल कि हम इन तमाम मामलात में, इन तमाम सेक्टर्स में क्या इम्प्लीमेंट करा सकते हैं या नहीं। आपके ख्याल में ये बजट कैसा है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट कह सकते हैं? देखें जी, जहाँ तक अब तक जो तकरीर की गई है फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से, उसमें तो कोई ऐसा नया टैक्स इम्पोज नहीं किया गया, क्योंकि ख़दशा यही होता है कि 2-4 नए टैक्स कहीं लागू ना कर दिए जाएं। तो ये इस हद तक तो ये बात खुशाइंदा है कि नया टैक्स को इम्पोज नहीं हो रहा, तो इसलिए, लेकिन बहुत सारी एरियाज़ में रिलीफ भी दी गई है जिसका दोस्तों ने जिक्र भी किया है। गाड़ियों में रिलीफ है, छोटी गाड़ी जो है उसमें आप जो है मैन्युफैक्चरर होगी तो 17 की जगह 12% उस पर सेल टैक्स होगा। इस तरह ईवी गाड़ी जो है उस पर भी रिलीफ है। कुछ एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ बात की गई है कि स्टोरेज या गोडाउन्स बनाएंगे तो वहाँ कुछ रिलीफ की बात की गई है। विद होल्डिंग टैक्स के जो 36 किस्म के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनमें से 12 को एड्रेस किया गया है। पार्टली ये भी फेडरेशन का मुतालबा था तो पार्टली इसे भी किसी तक हद तक एड्रेस किया गया। टर्नओवर टैक्स जो 1.5%, ये यूनिक टैक्स था जो दुनिया में कहीं भी नहीं है कि नुकसान भी हो तो फिर भी अपने टैक्स देना है, तो उसे पार्टली एड्रेस किया गया और 1.5 से इसको 1.25% किया गया है। तो ये चंद, उसके अलावा इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल्स जो हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड 164 आइटम्स हैं जिसमें RD और ACD जो है एडिशनल कस्टम ड्यूटी को वेव किया गया। फार्मा के को 300 के करीब जो है आइटम्स हैं उनको एड्रेस किया गया, उस पर टैरिफ जो है वो ज़ीरो किए गए हैं। तो ये तो कुछ अच्छी बात है, खुशाइन बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस बजट
से पहले जो गवर्नमेंट की जो एक डायरेक्शन चल रही थी वो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी अच्छी डायरेक्शन थी, और जिस वजह से आपने देखा कि पूरे मुल्क में जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर जाल जो है SEZ के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशल इकनॉमिक जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया बनाए गए हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी बात थी। और इससे पहले बजट से पेशतर जो है वो जो ट्रफ से रिलेटेड जो 500 बिलियन का जो एक लोन दिया गया था 1% पे, तो मैं समझता हूँ कि वो ओनली फॉर मशीनरी, तो उससे भी मैं समझता हूँ कि 1200 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत सारा रोज़गार जनरेट होगा। तो ये चीज़ें थी बजट से पहले। अच्छी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जब ये सारी मशीनरी ऑपरेशनल होगी तो बहुत सारा रोज़गार क्रिएट होगा, बहुत सारा जो है वो टैक्सेस आएंगे आपको, बहुत सारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी एक्सपोर्ट होंगी। हम एक्चुअली गवर्नमेंट से बहुत दफ़ा ये मुतालबा करते हैं फ्रॉम फेडरेशन कि हमें शायद वो माली वसाइल की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे जो हर्डल्स और इम्पेडिमेंट्स जो हैं अगर वो रिड्यूस हो जाएं और उसे आसान कर दिया जाए कि हम हर वक्त ब्यूरोक्रेसी के पीछे ना भागते रहें और हमसे हिसाब ज़रूर लें, जो भी गवर्नमेंट ने हिसाब लेना, लेकिन ये आए दिन की जो झिकझिक होती है और डिपार्टमेंट के पास काम जाता है वो काम करते नहीं है, डिले करते हैं, तो मजबूरन के वही रिश्वत के खाते फिर शुरू हो जाते हैं। उन चीज़ों को एड्रेस किया गया कि नहीं किया गया, और एक्चुअली मीठी मीठी बातें तो जो होती हैं, अच्छी बातें, वो नॉर्मली बजट में कर दी जाती हैं स्पीच में, लेकिन अब क्योंकि डिटेल्स और नोटिफिकेशन और SROs आएंगे तो फिर इंशाल्लाह कल फेडरेशन के तमाम दोस्त जो हमारे बैठ रहे हैं 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन जहाँ तक स्पीच का ताल्लुक है उस हद तक तो ये कहा जा सकता है कि ये बजट जो है वो खुशाइंदा है और बजट फ्रेंडली है। अब वो द डेवल लाइज इन द डिटेल्स, वो कल पढ़ेंगे, डिटेल से चीज़ों को देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह पता लगेगा कि गवर्नमेंट ने इसके अलावा जो कोई मुश्किल मामला जो कहीं किए हैं तो वो क्या हैं, और हर्डल्स जो अगर कोई नए खड़े किए हैं तो वो क्या हैं। सही जी। इलियास साहब, आपका इस पर क्या टेक है? आपको लगता है जिस तरह ज़ाहिर है आज स्पीच में ये कहा गया है कि मौशी तरक्की के 4% बढ़ने का दावा, आइंदा माली साल में मौशी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर किया गया है, अब इसको क्या हम लफ्ज़ों का हेर फेर समझें या वाकई इस दावे में हकीकत नज़र आ रही है आपको? देखिए जी, तकरीर जो उन्होंने की है बहुत अच्छी है, सब कह रहे हैं अच्छी है। तकरीर में बताया कि जी ग्रोथ के लिए तो ये बड़े अच्छे इकदाम किए गए हैं, जिस तरह देखने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोन्स देने के लिए बात की गई, बिला सूद जो कर्जे फिर हर घराने को, इस तरह की बात की है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ताजरों के लिए जो रिलीफ दिया गया है, इससे ज़ाहिर है इससे ग्रोथ ही है। जब ग्रोथ होगी तो आपके टारगेट पूरे करने के लिए मदद मिलेगी। और इसके अलावा जो आप देख लें कि जो रेवेन्यू के जो टारगेट हैं जो इधर से नहीं पूरे उधर डिजिटल इकॉनमी पर वो सारे लगाए जा रहे हैं ताकि उधर से रेवेन्यू पूरा किया जाए। लेकिन अगर से इनके पास तो दूसरे भी हरबे हैं, अगर जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, गैस की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, अभी तो IMF के पास भी जाना है जो इन्होंने किए हैं इकदाम टैक्स के बारे में। अब वो देखते हैं इनको कबूल करते हैं कि नहीं करते, वो एक अलहदा जंग है। तो जो सूरत हाल है कि ये तकरीर तो अच्छी है लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोगों की आमदन नहीं बढ़ेगी तो ये जो इंडस्ट्री में जो गाड़ियों का रिलीफ दिया गया ये कौन ख़रीदेगा। तो ये सूरत हाल ये है कि जब तक लोगों को स्किल नहीं दी जाएगी, रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे, तो उस पर अमल दरामद। अब है कि बजट पर अमल दरामद किस तरह किया जाता है। अब जो तकरीर तो अच्छी लिख ली, वो तो हर कोई अच्छा लिख लेगा, शायर भी अच्छी शायरी लिख लेता है, तो लेकिन ये इस पर अमल दरामद ज़रूरी है कि किस तरह करते हैं। जैसे अंजुम निसार साहब कह रहे हैं कि जी SROs आएंगे, उसकी डिटेल्स देखेंगे कि किस तरह किया जा सकता है। तो हर्डल्स हैं जो डिले किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसी तरह उन्होंने अच्छा किया है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है उसको रिलीफ दिया जाए ताकि हमारी ये जो यही चीज़ें कि ना जो बनाई जाती हैं तो वो एक्सपोर्ट भी की जाए, नई मार्केटें तलाश की जाए। ये बाकायदा एक पूरी इस पर एक काम करने की ज़रूरत है। ये इसी वक्ती तौर पर तो जो है तकरीर जी बड़ी अच्छी है, सब लोग कह रहे हैं कि जी अच्छी है। आप इस पर अमल दरामद देखते हैं किस हद तक ये कर सकते हैं, कि अगर नहीं करेंगे तो फिर वो ज़ाहिर है उसी तरह रहेगा। तो जाहिर है जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की आमदन बढ़ेगी, और ये जो चीज़ें सस्ती करने के लिए, वो तो आप देख लें चीज़ें सस्ती करने के लिए उन्होंने सब्सिडी रख दी है, वो सब्सिडी किन टारगेटेड लोगों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। असल जो चीज़ है कहते हैं 20,000 कर दी है
कम से कम आमदनी, तो 20,000 पहले भी कितने ऐलान किए जाते हैं लेकिन होती तो है नहीं है, कौन करता है? बाकी बड़ा सवाल यही है कि फिर प्रैक्टिकली इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। बिल्कुल, जो टैक्सेस देखें जो उन्होंने रिलीफ दिया, इन्होंने किए होंगे कैलकुलेशन के कहाँ से पूरा करना है, किस तरह करना है, तो जाहिर एक अच्छा काम है टैक्स कम करना, उसको रैशनलाइज करना कि बिल्कुल जी जहाँ ड्यूटीज़ हैं सेल टैक्स को कम किया, बिल्कुल अच्छा डिमांड थी कि ये डिमांड को पूरा करने के लिए ये सारा किया गया ताकि इंडस्ट्री को। आपने IMF की भी बात की है, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, मैं आमिर साहब की तरफ जाऊंगी। आमिर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछा गया कि आज का बजट कैसा होगा, तो उन्होंने ये दावा किया कि मौजूदा बजट से सब खुश होंगे। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वाकई आज के बजट से सब खुश हो गए? आप भी बता दीजिएगा आपको खुशी हुई है, और आप कैसे समझते हैं इस बजट को? अवाम दोस्त बजट कहना चाहिए, फ्रेंडली बजट, जिस तरह दीगर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स में ये बड़ा खुशाइंद बजट है। देखिए जी, एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दे दी जो इक्तिसादियात को अपने अपने जाविये से देखते हैं। मैं देख रहा हूँ जो हमने बजट पढ़ा है, जो फाइनेंस बिल की अभी इब्तदाई शक्ल आई है, आप ये देख लें। पहले मैं एक अच्छी खबर इस हिसाब से कर दूं कि जो वज़ीर ख़जाना ने शायद जानबूझ के उस खबर का एक हिस्सा पढ़ा कि पे एंड पेंशन 10% बढ़ाई जाएगी, उन्होंने जिसकी वजह से मुलाजमीन बाहर खड़े हैं, वजाहत नहीं की। ये जो पहले मार्च में दिया गया था ना 25% अलाउंस के जी, उसको गुर्बत के और जो डिस्पैरिटी है अलाउंस, वो एक तो कंटिन्यू रहेगा, और दूसरे वो पहले दिया गया था सिर्फ 1 से 19 ग्रेड, वो अब 20 और 22 तक भी मिलेगा, यानी सबको वो 25% अलग मिलेगा और 10% एडहॉक रिलीफ अलग मिलेगा। लेकिन ये बेसिक में मर्जर नहीं हो रहा, और ये होगा जब पे एंड पेंशन की कोई रिपोर्ट आएगी सामने। अच्छा, दूसरे बजट है टोटल 8,487 अरब रुपए का, और इसमें खसारा है 3,420 अरब रुपए का, यानी ये 3,420 अरब रुपए तो और जगह से लिए जाएंगे। इनकम टैक्स में उन्होंने मराद दी हैं 58 अरब रुपए की, और 115 अरब रुपए का नया इनकम टैक्स इम्पोज हुआ है, और ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर होंगी उनको इनकम टैक्स में 25% छूट दी है। सर्विसेज की बरामदात पर 1% टैक्स लगाया, और जो टेलीफोन कॉल है 3 मिनट से ऊपर उस पर 1 रुपया पर मिनट टैक्स लगा दिया है, और 5 रुपये पर GB टैक्स लगा दिया है, और SMS पे 0.1 पैसा टैक्स लगाया। ये मतलब अगर आप जैसे पेट्रोल को कहते हैं ना, इस तरह टेलकोज के टैक्स भी गवर्नमेंट की कैश आमदनी है। ये समझे कि शुरू हो गई ना, कि ये ठीक ठाक, चाहे वो गरीब है अमीर है, मोबाइल हर बंदा यूज़ कर रहा है, इंटरनेट पे है आजकल, वो गवर्नमेंट ने अच्छा वहाँ से किया है। ओवरऑल जो 900 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट दिया, उसमें सिंध को 3.5%, 3.25% बलोचिस्तान, और GB का है 3%। ये मैं एक वैसे बता रहा हूँ आपको। जी जी। जो जाहिर है जो टैक्स 3,420 अरब रुपए हैं, वो कोई आप स्कूक बॉन्ड देंगे, कुछ बैंकों से लेंगे, बोरोइंग करेंगे। अब बलोचिस्तान के लिए लिखा गया कि जनूबी बलोचिस्तान के लिए 601 अरब रुपए के 199 प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन इस माली साल में यानी जो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है सिर्फ 20 अरब होंगे। GB में 162 अरब रुपए के 29 प्रोजेक्ट्स, लेकिन माली साल अगला जो आ रहा है 40 अरब। इसी तरह सिंध में 14 अजला के लिए 444 अरब, लेकिन देंगे सिर्फ 19.5 अरब रुपए। गाड़ियों का फ़ायदा बहुत अच्छी बात है कि 850 तक दिया है, लेकिन इन गाड़ी के मालकान ने प्राइम मिनिस्टर से आके मुलाकात की, वजीर खजाना से की, इंडस्ट्री से की, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये बताएं कि जब डॉलर 162 और 168 पे था और इन्होंने कीमतें बढ़ाई थी, और अब 152 से 55 पे आया, इनमें से किसी ने कितने रुपए कम किए, गवर्नमेंट इनसे कितने पैसे वापस लेगी? ये बड़ा क्लियर है कि जिसने गाड़ी खरीदी है उस तक पैसे वापस जा सकते हैं। वहां पे घी है, और इस पे अनाउंसमेंट नहीं है कोई चीज। ये बराह रास्त जिस चाहे छोटी गाड़ी ली है या बड़ी ली है, इन लोगों ने जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरर हैं, जो हर दफा आके हमें टीन के डब्बे देते हैं और गाड़ी के पैसे जापान की कीमत के मुताबिक लेते हैं, और रोते इस तरह है जिस तरह पता नहीं क्या हो गया है, और ये 1 रुपए की रियायत वापस नहीं करते। अच्छा आमिर साहब, अब इशू यही है जी आमिर साहब, मैं जब एक छोटी सी चीज 20,000 जी, मैं वापस आपसे आगाज करूंगी। ब्रेक क्यों पर कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, आमिर साहब की बात से ये कंटिन्यू करेंगे, और साथ में हम ये सवाल भी रखेंगे। जाहिर है मौशी तरक्की के दावे किए जा रहे हैं, अब इसको सस्टेनेबल किस तरह से किया जाएगा, और ये IMF के साथ मुज़ाकरात की क्या सूरत हाल होगी, ये हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बजट के हवाले से आप देख रहे हैं खुसूसी एक्सपर्ट्स, और आमिर साहब मैं आपकी तरफ ही आऊँगी, आप प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, मैं जो बात कर रहा था, थैंक यू कि आपने फिर मौका यहीं से दे दिया, कि देखिए ना, जो 850
तक इन्होंने गाड़ी कही है वो एक ही कंपनी बना रही है ना, ये उसी को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाया। बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्टों को फ़ायदा है। ताजिर छोटों के बयान आ रहे हैं कि हमारे लिए कुछ रिलीफ नहीं, हमारी ठुकाई हो गई कोरोना में और बदले में गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, जो बंद किया। मतलब हम हमेशा अपने प्रोग्राम में भी बात करते हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट के लिए मखमसा है कि कारोबार चलाएं तो कोरोना फैलता है, कोरोना को रोकना है तो कारोबार बंद करना है। जब ये आपने इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है तो छोटे ताजर का ये मुतालबा बिल्कुल ठीक है कि उनको भी मिलना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने 264 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए हैं। इस खुशनुमा तकरीर में जो फाइनेंस बिल आया है, इस वक्त जो एफबीआर में ब्रीफिंग जारी है, मैं उसकी बात आपको बता रहा हूं कि 264 अरब रुपए के टैक्स। अच्छा आप बताएं कौन सा ताजिर इंडस्ट्रियलिस्ट है जो टैक्स खुद देगा? वो हर आदमी ने इंडिविजुअली, आम सारिफ ने ये टैक्स पे करना है। उसने तो अपनी कीमत बढ़ानी है और हमसे निकाल लेनी है। तो ये 264 कोई मामूली बात नहीं है। बात हो रही है फिर इसके अलावा, अल्लाह करे कि ये गवर्नमेंट जिस तरह कह रही है IMF के साथ स्टैंड कर जाए, खड़े हो जाए, क्योंकि हम यू टर्न लेने में भी अपने आप को बहुत समझते हैं कि ये भी अच्छा काम होता है। क्योंकि इस वक्त हमने बजट सुना दिया है और IMF के साथ हमने अभी मुकना है और सीधा सीधा उनकी तरफ से हमने कोई बात नहीं मानी। बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा बजट और ऐसे लोगों के साथ चल पड़े, क्योंकि आपने जो नए इकदामात, नए मेजर्स लेने हैं और बता रहे हैं कि 264 अरब हम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि हर दफ़ा IMF ये कहती है कि आप हमें कह देते हैं लेकिन आप इकट्ठे नहीं कर सकते क्योंकि 1100 अरब रुपए के करीब तो उनको सिर्फ रेवेन्यू का टारगेट बढ़ाया गया है FBR का, जो इस वक्त 2 दफा रिवाइज करके मौजूदा रेवेन्यू टारगेट है उससे तकरीबन 1100 अरब रुपए का बढ़ाया है। 264 अरब रुपए के उसमें नए टैक्स भी शामिल है। आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ अभी IMF से आपने तय करना है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ वहां से गड़बड़ होती है तो फिर क्या होगा? ये माहिरीन ज्यादा अच्छे अंदाज से उस पर रोशनी डाल सकते हैं कि अगर वो बात टूटती है और अगर चलती है तो ये भी तो हर आदमी ने पे करना है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें, जैसे कल FACCI बात करेगी तो वजीर खजाना भी बात करेंगे, कल उनसे भी बहुत से सवाल होंगे। आपका ही सवाल लेके जाऊंगी मैं खुर्रम शहजाद की तरफ। अब ये खुर्रम शहजाद साहब, IMF की हम बात कर रहे हैं, अभी तो मुज़ाकरात ज़ाहिर है डेडलॉक का शिकार हैं। अगर वो नहीं मानते, जो हुकूमत मनवाना चाहती है, या उनके साथ कोई फ्रेंडली पैकेज नहीं बनता, तो फिर क्या होगा? देखिए ये एक बड़ा चैलेंज है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपने अपने एंड से करेक्टिव मेजर्स कुछ लिए हैं और कुछ हैं जो कि अभी जो है उनकी क्लैरिटी बाकी है, बट जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो तो नेचुरली होगा, क्योंकि डेफिसिट ही हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। फिस्कल डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में फूड की प्राइसेस वैसे भी अभी अगर आप देखें ऑन एवरेज 40% बढ़ चुकी हैं ग्लोबल मार्केट में, और ऑयल ऑलरेडी $70 क्रॉस कर चुका है। तो आपके यहाँ एक्सटर्नल अकाउंट के कुछ रिस्क जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। ऑल्दो मैनेजेबल है अभी, लेकिन आगे जाते हुए आपका ट्रेड डेफिसिट ज्यादा होगा और आप ऑयल प्राइसेस की वजह से, और आपकी रेमिटेंसेस अगर इन्हीं लेवल्स पे रहती हैं, बट करंट अकाउंट आपका डेफिसिट में होगा और उसके साथ साथ आपके यहाँ जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा फॉरेन इन्फ्लेशन का लोकली भी। उसके साथ साथ ये अच्छी बात है कि टैक्सेस कम किया गया, बट जो गैप है वो किस तरह से हम हैंडल करते हैं? क्योंकि देखिए जो ट्रांच है IMF की जून की, जो सेकंड ट्रांच आ रही है वो सबसे बड़ी ट्रांच है, $1 बिलियन की ट्रांच है वो। उसके बाद 3-4 ट्रांचेज और हैं $700 मिलियन की, और एंड ट्रांच में खाली $500 मिलियन की है। तो देखिए हमें IMF प्रोग्राम से ही नहीं निकलना, उसका एक इम्पैक्ट होता है ग्लोबल डोनर एजेंसीज के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, और दूसरे हमारे मामला होते हैं डोनर एजेंसीज के साथ। FATF के हमारे इश्यूज चल रहे हैं अभी, उससे हमें बाहर आना है। उसके हालांकि बहुत अच्छी उस पर डेवलपमेंट है, बट यही बात है कि ये बड़ा स्मार्ट तरीका हमें अपनाना पड़ेगा, उसकी कोई वर्कआउट करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी कि IMF को भी ये चीज बावर कराएं हम कि देखें टैरिफ बढ़ाने से आपका सर्कुलर डेट का मसला हल नहीं होगा। छोटा टेम्पररी इम्पैक्ट उसका पड़ जाता है, बट आपको रिफॉर्म्स करने हैं, लेकिन उस रिफॉर्म्स का प्लान भी आपके पास हो तो शायद फिर IMF इस चीज पर कन्विंस होगा कि ठीक है आपके पास एनर्जी का रिफॉर्म्स का प्लान पूरा है, आप उसको इम्प्लीमेंट भी करने जा रहे हैं, आपके पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का भी प्लान है, इंटरेस्ट रेट्स बगैर बढ़ाए हुए, और आप ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं। तो नेचुरली ये ऑफकोर्स हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा कि हम अपना हमारा जो शॉर्टफॉल होगा 300 से 400 अरब लगता है होगा, एटलीस्ट 300 अरब का भी शॉर्टफॉल हुआ तो उसका ऑफकोर्स एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे टारगेट ज्यादा होते हैं नेचुरली, हम उसके 95% भी अचीव कर लें तो वो अच्छा एक नंबर होता है। लाजमी नहीं है कि हम 100% ही अचीव कर पाए, क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है। ऐसी कौन है
जहाँ पे इस वक्त जो है हम ग्रोथ से बाहर आ रहे हैं और कोविड की इस वक्त इम्पैक्ट अभी भी हम पर है। तो मेरे ख्याल में IMF के साथ डील करना जो है और उनके प्लान प्रेजेंट करना, उनको कन्विंस करना, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। जी डॉक्टर सलमान शाह, ये शाह साहब, ये जो खुर्रम शहजाद साहब कह रहे हैं कि एक बड़ा चैलेंज होगा उनके साथ डील करना, या जिस तरह एनर्जी के प्लान की उन्होंने बात की, आपको लगता है गवर्नमेंट कन्विंस कर पाएगी? क्योंकि जाहिर है अगर नहीं कर पाती तो फिर तो और बड़े चैलेंजेस होंगे इनके सामने। डॉक्टर सलमान शाह साहब जी, यही सवाल आपसे अंजुम निसार साहब। अब अगर नहीं कर पाती गवर्नमेंट IMF को कन्विंस, जिस तरह खुर्रम शहजाद साहब भी कह रहे हैं, तो फिर क्या बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं? और आपको लगता है कि गवर्नमेंट कोई फ्रेंडली बातचीत कर पाएगी IMF के साथ? देखिए जी, बात यह है कि मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर जब IMF से डिक्टेशन आनी है तो फिर तो वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। वो असल बात यह है कि आज जो बजट आया है, अब ये कि ड्यूरिंग द ईयर मिनी बजट्स ना आए फिर तो इस चीज़ का फ़ायदा भी है। और दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये हमारी इकॉनमी में अदर दैन बजट बहुत सारे मसाइल हैं जिनको एक तरफ तो क्या कहा जा रहा है ना कि हम नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरगीब दे रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्री बजट आपके जो ऐसे आपने मुआहदे कर रखे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रखे हैं कि फिनिश प्रोडक्ट आपकी ज़ीरो पे आ रही है, रॉ मटेरियल्स पर आपकी ड्यूटी है, आप बाहर की गुड्स का मुकाबला ही नहीं कर सकते। अब वो हम इस्लामाबाद में बैठ के धड़ाधड़ किए जा रहे हैं और अल्टीमेटली उसका खमियाजा जो है बहुत सारी आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री बंद होगी और बहुत सारी नई इंडस्ट्री जिसका स्कोप मौजूद है मुल्क के अंदर, हम वो इंडस्ट्री मुल्क में नहीं लगा सकेंगे। क्योंकि मैंने ड्यूरिंग बजट प्रोसेस भी देखा है कि जब वो लेकर गए हैं कोई इशू कि जनाब फिनिश प्रोडक्ट पे ड्यूटी आपकी ज़ीरो आ रही है और रॉ मटेरियल पे ड्यूटी है, तो कम अज़ कम इस पर नेगेटिव प्रोटेक्शन है, इस पर RD लगा दें, तो वो कहते नहीं जनाब ये आइटम तो FTA में आ गया है। तो इस तरह बेताशा आइटम्स होंगे जो FTA की जद में होंगे, या आइंदा जो नया स्कोप भी होगा इंडस्ट्री लगाने का, हम वो काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी इम्पेडिमेंट्स हैं। और देखिए, एक्सपोर्ट की अक्सर बात की जाती है, अफगानिस्तान में हमारी एक्सपोर्ट थी $2.7 बिलियन 2010-11 में, पिछले साल हमने शायद 1 बिलियन से कम क्लोज की है। तो बात यह जहाँ पोटेंशियल है उसको हम टैप नहीं करते। बहुत 10-15 सालों से ये बात की जा रही है कि अफ्रीकन मार्केट जो है वर्जिन मार्केट्स हैं, वहाँ बहुत स्कोप है। बातें बहुत होती हैं, लेकिन बात यह है कि अमलन जब तक कोई काम हम नहीं करेंगे और जब तक उसको एक टास्क लेके काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक उसके फ़ायदे नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात। माजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ये बहुत बड़ी नेमत हुई है हमारे मुल्क में कि आपका जो करंट डेफिसिट था 3 साल पहले $19 बिलियन था, अब वो पॉजिटिव हो गया है, अब वो नेगेटिव नहीं रहा, पॉजिटिव हो गया। तो ये इकॉनमी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। असल जो महंगाई का जो सबसे बड़ा तूफान है वो डिवैल्यूएशन की वजह से आया है। अगर ये भी स्टेबल ना होता तो महंगाई आपकी मज़ीद ज़्यादा होती है। GDP के इजाफे की बात की जाती है, जाहिर है ये आपका सेक्टर भी है। मैं जानना ज़रूर चाहूँगी ताकि हमारे देखने वाले इसको समझ सकें कि ये GDP में इजाफा किस सेक्टर की वजह से होता है या हुआ है जो अभी कहा जा रहा है। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, मैं आपसे ये सवाल करी थी, IMF की हम बात कर रहे थे तो खुर्रम शहजाद साहब कह रहे थे कोई अच्छा प्लान देगी गवर्नमेंट, तो जाहिर है अगर उनके साथ डील कर पाती है तो ये मामलात फिर बहुत अच्छे से चलेंगे, नहीं डील कर पाती तो जाहिर है बहुत से चैलेंजेस होंगे गवर्नमेंट के सामने। आपको लगता है कि IMF की जो कड़ी शराइत हैं उनको गवर्नमेंट किस तरह से कन्विंस कर पाएगी, कोई अच्छा प्लान दे पाएगी IMF को? देखिए, एक तो बात है कि IMF के जो टारगेट्स हैं, मैक्रो लेवल टारगेट्स इम्पोर्टेंट हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह पे तो जो चीज़ें करनी थी वो आपने कर ली और उसके रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव हैं और आप इस वक्त सरप्लस में हैं। सो द एक्सटर्नल साइड पे तो कोई इतने कोई मसले नज़र नहीं आ रहे। जो फिस्कल डेफिसिट की बात है तो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर उनका कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट पे टारगेट है जो शौकत तरीन ने अपनी स्पीच में बता दिया है कि 0.7 जो है वो टारगेट फिक्स किया गया है प्राइमरी डेफिसिट का। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इम्पॉसिबल टारगेट है, वो बड़ा डूएबल टारगेट है एज लॉन्ग एज वी कैन शो कि ये हम अचीव कर लेंगे।
अगर वो सख्त होता तो वो उसको प्राइमरी सरप्लस करते थे। अब सरप्लस करते तो फिर हमें ज़रा मुश्किल आनी थी, लेकिन उन्होंने प्राइमरी डेफिसिट 0.7 रखा है, तो वो आई थिंक इज़ ऑल्सो देयर। बाकी ये है कि IMF कोई इतना जो जिन नहीं है कि आप उससे डरते रहते हैं हर वक्त। दे ऑल्सो वांट कि ये इकॉनमी चले, उन्हें भी यहाँ पे सक्सेस चाहिए। वो बाकी दुनिया को बताएंगे कि देखें इस तरह से हमने पाकिस्तान को किया, बैंकरप्सी से निकाला और पाकिस्तान को अब ग्रोथ पे ले आए हैं। तो अगर ग्रोथ यहाँ पे होती है तो वो IMF आपको सपोर्ट करेगा। और जो आपने बात की कि ग्रोथ कहाँ से आ रही है, सबसे बड़ा फैक्टर तो इस हमारी ग्रोथ में रेमिटेंसेस का है। रेमिटेंसेस एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी थी। आप देखें कि जब डिवैल्यूएशन हुई उसके बाद रेमिटेंसेस में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ और तकरीबन 8-9 अरब डॉलर एक्स्ट्रा आई हैं। और वो रेमिटेंसेस जो पहले 100 रुपये का वो उनको डॉलर के 100 रुपये मिलते थे, अब उनको 155 और उसकी वजह से 4000 अरब रुपया पाकिस्तान की अवाम की जेबों में गया है। और वो अवाम पाकिस्तान की गांव में भी रहती है। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। वज़ीर ख़जाना साहब ने महंगाई की बड़ी वजह आलमी सतह पर अशिया ख़ोरोनोश की कीमतों को कहा है। क्या वाकई आलमी सतह पर अशिया ख़ोरोनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से मुल्क में महंगाई हो रही है? देखें, उन्होंने एक बड़ी मिसाल दी थी कि जी दुनिया में चीनी 58% महंगी हुई, हमारे यहाँ जी 38% हुई। अब मुझे बताएं 70 रुपये वाली चीनी अगर 110 रुपये में मिल रही है तो वो कितने % हुई? ये वज़ीर ख़जाना साहब का कैलकुलेटर कुछ उल्टा है। दूसरे, आज फिर चीनी पे उन्होंने 60 रुपये की बजाय मौजूदा कीमत पे सेल्स टैक्स का कह दिया है, तो वो भी मुझे और आपको ही पे करना है, वो आम आदमी तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं पे करेगा। अभी उन्होंने साथ ये भी कहा है, एक अच्छी बात की है, गाड़ियों पे ओन जो है कि अगर आप 6 महीने तक भी जाके गाड़ी का, जिसने गाड़ी बुक कराई और बदलेगा 6 महीने तक भी या उससे भी ज़्यादा, तो उस पर भी टैक्स ला रहे हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा और नॉन फाइलर होगा 25,000 रुपये से ज़्यादा उसका आएगा, तो उस पर भी टैक्स होगा। ये अच्छी चीज़ें हैं। यानी जो लोग इतने ज़्यादा पैसे रखते हैं कि बिल भी ज़्यादा दे रहे हैं, गाड़ियाँ भी ऑन पे ख़रीद रहे हैं, एक तरफ तो उन पे टैक्स ठीक है, दूसरी तरफ इन इंडस्ट्रियलिस्ट जो गाड़ियां बना रहे हैं इनके ऊपर क्या डंडा है कि ये गाड़ियां इतनी कैसे बुक करते हैं। इन्होंने एक काम किया कि जी 5 लाख रुपए दे दिया करें और गाड़ी बुक कराने जब टाइम आएगा। पिछले साल 1 साल तक गाड़ी नहीं दी और अब एक कंपनी इश्तिहार भी दे रही है कि जी 1 महीने में ले ले, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा जो इदारे हैं वो कहाँ सोए हुए हैं कि इन इंडस्ट्रियलिस्टों को जो माल बना रहे हैं इनको काबू करने के लिए वो कहीं मैकेनिज्म नज़र नहीं आता। तकरीर में और हर दफ़ा ये बजट से पहले आला हुकाम से मिल के अपने लिए मराद तो ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन रास्ता नहीं देते किसी को कि जब आपको सस्ती कोई चीज़ पड़ रही है तो उसका जवाब आपके पास क्या है। वो बिल्कुल नहीं है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, और दुआ करनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो कह रही है, जैसे वो 20,000 रुपये के कह रहे हैं कि जी हम कम अज़ कम उजरत होगी, उसका कोई मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के पास कि वो चेक कर लें कि दफ्तरों में लोग 10,000 और 12,000 रुपये की नौकरी कैसे करते हैं, ये वहाँ जाके क्यों नहीं पता? बिल्कुल आपकी बात सही है। दुआ ये करनी चाहिए कि जो अदाद-ओ-शुमार बताए गए हैं इसको प्रैक्टिकली भी इसका कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट बना पाए ताकि ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट है वो वाकई लोगों को मिले और कहा जा सके कि ये आवाम दोस्त बजट है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।